हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट का लास्ट पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। गाइज हमने एल्डिहाइड और कीटोन को टोटल 13 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। तो वो सारे लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाकर के ऑर्डर से देख सकते हो ताकि आपके पूरी यूनिट क्लियर हो जाए। तो गाइज आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप लगा रहता है उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो देखो सिंपल आप लिख सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड which have carboxyl group। कार्बोक्सिल ग्रुप, अब देखो ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो यह जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो क्या होता है। देखो कार्बोक्सिल ग्रुप, देखो कार्बोक्सिल ग्रुप दो ग्रुप से मिलकर के बना है। कार्बो का मतलब कार्बोनिल है ना, कार्बो का मतलब कार्बोनिल, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप आप जानते हो C≡O प्लस। अब देखो ऑक्सिल का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्ब आप मान सकते हो कि कार्ब का मतलब कार्बोनिल और ऑक्सिल का मतलब हाइड्रोक्सिल, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप जानते हो OH होता है। तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं कि जिस कंपाउंड में COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप लगा रहता है उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक भी हो सकता है यानी कि स्ट्रेट चेन वाला, और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, है ना, मे बी एरोमेटिक, एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक। देखो एलिफेटिक का मतलब एक स्ट्रेट कार्बन चेन वाला जैसे ये है, ठीक है ना, और एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक रिंग लगी हुई हो, और एरोमेटिक रिंग हम कॉमनली बेंजीन मानते हैं। तो ये आपका हो गया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, तो देखो एलिफेटिक का मतलब होता है कार्बन की एक स्ट्रेट चेन हो, सीधी श्रृंखला हो। तो देखो ये आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ हो, और एरोमेटिक रिंग हम बेंजीन को मानते हैं कॉमनली। अब देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हायर मेंबर होते हैं ना, उन्हें हम फैटी एसिड बोलते हैं। तो आप ये बात भी लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, हायर मेंबर्स। हायर मेंबर्स का मतलब है जिसमें कार्बन ज्यादा लगे हुए हो, ठीक है ना। हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड का मतलब वसा अम्ल, जैसे आपका पामीटिक एसिड है C15H31COOH, तो ये आपका पामीटिक एसिड है। ठीक है, देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 15 है। तो हायर मेंबर का मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा हो। ऐसे स्टीयरिक एसिड है तो वो होता है C17H35COOH, तो ये आपका है स्टीयरिक एसिड। ठीक है, तो गाइस ये एक सिंपल इंट्रो हो गया। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो आप इनको लिख लो। तो गाइस अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो देखो नोमेनक्लेचर के लिए हमें प्रीफिक्स का पता होना चाहिए। वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स बहुत कम यूज किया जाता है, तो प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी।
ठीक है। उसके बाद हमें सफिक्स का पता होना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो सफिक्स होते हैं, एक तो होता है ओइक एसिड, ठीक है, और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखो कब हम ओइक एसिड यूज करेंगे और कब हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, तो देखो कंपाउंड में ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट करोगे ना, तब तो हम ओइक एसिड यूज करेंगे, और जब आप इस कार्बन को काउंट नहीं करोगे तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। तो गाइस जब हम एग्जांपल करेंगे ना तो समझ आओगे। तो देखो अब एग्जांपल से देखते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट एग्जांपल अपना आता है CH3COOH। अब गाइस ध्यान रखना, इनके कॉमन नेम में मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बुक्स वगैरह में कॉमन नेम से ही पहचाने जाते हैं, IUPAC नेम तो बहुत कम आता है, ठीक है। तो आपको इनका कॉमन नेम याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि इस एसिड का IUPAC लिखो। अगर आपको कॉमन नेम आता है तभी तो आप IUPAC लिख पाओगे, अदरवाइज तो IUPAC लिख ही नहीं पाओगे आप, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब इसका हम IUPAC नेम लिखते हैं। तो देखो कार्बन कितने हैं हमारे पास, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लिखते हैं एथ, ठीक है ना। और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो सिंगल का मतलब एल्केन यानी कि एथेन। अब आप इस कार्बन को काउंट कर रहे हो तो हम सफिक्स लगाएंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो हमारे पास ये एग्जांपल आ जाए, 1 कार्बन वाला एसिड, तो इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और इसका IUPAC नाम लिखेंगे, तो 1 कार्बन है तो मैथ। और ध्यान रखना जहां पर 1 कार्बन होता है ना वहां पर हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं, ठीक है। तो मैथेन, और इसका हम ओइक एसिड लगाएंगे तो नाम हो गया मैथेनोइक एसिड, ठीक है। अब मान लो आपके पास ये आ गया। अब देखो एक ये एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो आपके पास ये आ गया, तो देखो इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, है ना। IUPAC पद्धति ने भी इसको मानना है कि ये IUPAC आप लिख सकते हो इसका। अब देखो इसका IUPAC नाम लिखेंगे, है ना, कि IUPAC पद्धति ने ये मानना है कि इसका आप IUPAC नाम बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो। अब देखो अगर हम रूल के अकॉर्डिंग IUPAC लिखेंगे तो देखो इस कार्बन को आप अब काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि रिंग के कार्बन अलग और ये कार्बन अलग। अगर चैन होती ना तब तो हम ये कार्बन काउंट कर लेते साथ में, देखो, ठीक है ना। अब हम इस कार्बन को इस रिंग के कार्बन के साथ काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ये आपकी रिंग है, तो रिंग को लिख दिया बेंजीन, और अब सफिक्स लगा तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब गाइस देखो मान लो आपके पास ये एसिड आ गया CH3CH2COOH, तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपियोन, तो इसका कॉमन नेम हो गया प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। और IUPAC नाम तो 3 कार्बन है, तो प्रोप 3 कार्बन है ना, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और ये आप कार्बन काउंट कर रहे हो तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो आपके पास 4 कार्बन वाला एसिड आ गया, जैसे चलो पहले ये कर लेते हैं एक, ये एग्जांपल है। अब गाइस देखो, अब मान लो, क्योंकि देखो कंपाउंड में सबसे पहले हम एक लंबी से लंबी और एक ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं जो लंबी हो और उसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आए। अब देखो अगर मैं यह चेन सेलेक्ट करूंगा, यह चेन सेलेक्ट करूंगा ना, तो इसमें 5 कार्बन आएंगे और यह COOH बाहर रह जाएगा,
हमें या तो तीनों को बाहर छोड़ना है या फिर तीनों को अंदर लेना है। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करूंगा तो इसमें 4 कार्बन आएंगे, लेकिन ऊपर वाला बाहर रह गया। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करूंगा तो इसमें भी 4 कार्बन आएंगे, लेकिन नीचे वाला बाहर रह गया। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि तीनों को चेन के अंदर नहीं ले सकते, इन तीनों COOH को चेन के अंदर नहीं ले सकते, इसलिए हम तीनों को बाहर ही छोड़ देंगे और चेन ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, इसका IUPAC नेम ही है। तो अब देखो चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो मैंने लिख दिया प्रोप। चेन के जो कार्बन है उनके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो प्रोपेन। अब देखो ये कार्बन COOH का कार्बन आप काउंट नहीं कर रहे हो तो आप सफिक्स लगाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इनकी पोजीशन बता दो, तो 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, क्योंकि 3 बार अगर कोई आ जाए तो हम ट्राई लगाते हैं, और सफिक्स क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब मान लो आपके पास 4 कार्बन का एसिड आ जाए, ये तो गाइस 4 को बोलते हैं हम ब्यूटाइर, तो ये हो गया ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, और IUPAC नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और यह आप काउंट कर रहे हो तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब मान लो ये 4 कार्बन इस तरह से आ जाए, अब देखो 4 कार्बन अगर ऐसे आ जाए ना तो उसे हम बोलते हैं 4 कार्बन का आइसो ग्रुप, तो इसका नाम हो गया कॉमन नेम आइसोब्यूटायरिक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, और IUPAC, तो अब देखो एक सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उस साइड से काउंट करेंगे जिस साइड से आपका फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये कुछ रूल है, तो 1 2 3, तो 2 पर आपका मैथिल लगा हुआ है 1 कार्बन, यानी कि मैथिल और सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते हैं, तो देखो 2 मैथिल। ठीक है ना, अब देखो चैन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन और ओइक एसिड। ठीक है, तो देखो कैसे हम चैन सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते हैं, तो ये मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर में बताया है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के मैंने टोटल 5 वीडियो डाले हैं, तो आप वहां से वो देख सकते हो। अब देखो आपके पास अगर 5 कार्बन आ जाए, तो देखो ये आपके पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम बोलते हैं वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड, और वैसे इसका नाम हो जाएगा सिंपल पेंटेनोइक एसिड, क्योंकि 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन और प्लस ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया पेंटेनोइक एसिड। तो गाइज ये एग्जांपल्स आप लिख लो, उसके बाद और एग्जांपल्स करते हैं। तो गाइज अब देखो मान लो आपके पास ये एसिड आ जाए, 2 कार्बन वाला एसिड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे तो कार्बन कितने हैं, देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लिखते हैं एथ, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप की आप पोजीशन बता दो, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो एथेन 1 2। कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर 2 बार आ जाए तो हम लगाते हैं डाई, और ये कार्बन आप काउंट कर रहे हो तो डाई ओइक एसिड। ठीक है, अब मान लो आपके पास 3 कार्बन वाला एसिड आ जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। काउंट कर लो, देखो 1 2 3 कार्बन को काउंट कर लो, 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन
तो 1 और 3 2 बार आए हैं, तो डाइओइक एसिड। ठीक है, अब मान लो आपके पास 4 कार्बन वाला एसिड आ जाए, आपके पास ये एसिड आ जाए, तो गाइज इसको हम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। ठीक है, और आईयूपीएसी नाम तो देख लो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है ना। अब मान लो आपके पास 5 कार्बन वाला एसिड आ जाए, ये 5 कार्बन वाला एसिड है, तो इसे हम बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, और काउंट कर लो 1 2 3 4 5, चाहे आप लेफ्ट टू राइट काउंट करो चाहे राइट टू लेफ्ट, एक ही बात है। तो 5 कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन बता दो 1 5, और 2 बार फंक्शनल ग्रुप है तो डाई, और फंक्शनल ग्रुप का हम लगाते हैं ओइक एसिड। ऐसे ही गाइज अगर हमारे पास 6 कार्बन वाला एसिड हो तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH2 का होल 4 COOH, कि 4 तो बीच में CH2 है और ये है, तो इसको हम बोलते हैं एडिपिक एसिड। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 6 कार्बन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड हेक्सेन, और यहां पर 1 6 आ जाएगा डाइओइक एसिड। ठीक है, और अब मान लो आपके पास ये एसिड आ जाए, बेंजोइक एसिड मैं बता चुका हूं, अगर आपके पास ये एसिड आ जाए तो गाइज इसको हम बोलते हैं, देखो CH3COOH को एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह रिंग लगी हुई है, रिंग को बोलेंगे फेनिल, तो इसका कॉमन नेम हो गया फेनिल एसिटिक एसिड। और आईयूपीएसी लिखेंगे तो देखो उधर से काउंट करेंगे जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप हो, तो 1 और 2, तो रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो 2 फेनिल, 2 कार्बन है तो एथ सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में एथेन, और इसका लगाएंगे हम ओइक एसिड। आ गई बात समझ में, तो ये आपका हो गया 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। अब गाइज मान लो आपके पास ये आ जाए, ध्यान से समझना, अब ये रिंग और 1 2 पोजीशन पर 2 COOH लगे हुए हो, तो गाइज इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड, इसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं, थैलिक एसिड। देखना पीएच इसमें साइलेंट होता है, और आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो रिंग है, तो रिंग को लिखेंगे बेंजीन, और ये काउंट नहीं होंगे ना ये कार्बन, तो इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, तो बेंजीन की 1 और 2 पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाई। और अब बताओ ओइक एसिड लगाएं या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे क्योंकि ये कार्बन काउंट नहीं कर रहे, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब मान लो आपके पास ये एसिड आ जाए, ध्यान से समझना, ये OH लगा हुआ है और ये COOH है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, यहां पर लिख रहा हूं नाम, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और आईयूपीएच लिखेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है ना, तो इस कार्बन को मैं 1 दूंगा, इसको दूंगा 2। आप जानते हो कि किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल या फिर 1 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना, तो जो मेन होता है उसका हम सफिक्स लगाते हैं, बाकी का प्रीफिक्स लगाते हैं, और जिनका प्रीफिक्स लगाते हैं वो तो पहले लिखे जाएंगे। तो एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है OH का मतलब एल्कोहल, और एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो 2 नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद रिंग को हम लिखेंगे बेंजीन,
ठीक है, और ये कार्बन काउंट नहीं कर रहे हो ना, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड, ये बात ध्यान रखना। तो गाइज ये एग्जांपल्स है, तो आप इनको लिख लो। तो गाइज अब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो देखो कार्बोक्सिल ग्रुप आपका ये होता है C डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो देखो ये C डबल बॉन्ड O है, OH है और ये है, तो इसके ये चारों बॉन्ड पेयर्स एक ही प्लेन में होते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन की। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जेड की वैल्यू निकालते हैं तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है वहां पर सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड इसके पास है 3 और लोन पेयर है नहीं, और जेड की वैल्यू 3 का मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना। जेड की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो sp, 3 आ जाए तो sp2, 4 आ जाए तो sp3। तो ये आप केमिकल बॉन्डिंग्स में पढ़ चुके हो। तो देखो कार्बोक्सिल ग्रुप में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। उसके बाद देखो इसके सभी जो बॉन्ड पेयर है वो प्लेनर होते हैं, यानी कि आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब ये है, देखो ये कार्बन, ठीक है, इसका ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर तीनों एक ही प्लेन में है। ये नहीं कि प्लेन के आगे पीछे, नहीं, तीनों एक ही प्लेन में है। तो एक ही प्लेन में है तो यह आपका प्लेनर है, यानी कि ये बॉन्ड डबल बॉन्ड O और ये OH तीनों एक ही प्लेन में है, तो ये आपका प्लेनर हो गया। ठीक है, अब देखो कार्बोक्सिल ग्रुप में जो ये कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। कैसे, इसकी आप रिजोनेटिक स्ट्रक्चर द्वारा समझ सकते हो। देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, आप जानते हो, ठीक है, तो इसके पास भी 2 लोन पेयर। अब गाइज ये लोन पेयर अगर यहां पर बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए। कार्बन 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो आपके पास देखो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास देखो पहले से 2 लोन पेयर थे, अब एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल आपके पास 3 लोन पेयर हो गए इस ऑक्सीजन के पास, और साथ में नेगेटिव चार्ज। और यहां पर बन गया डबल बॉन्ड, और ये इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम प्लस से दिखाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है ना वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। देखना ये बात ध्यान से समझना, इन कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो दोबारा ध्यान से समझना कि ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है। आपको पता है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यह पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बनेगा ये ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट कर देगा। तो ये ऑक्सीजन जब लोन पे डोनेट कर देगा तो आपके पास ये बन गया, देखो डबल बॉन्ड O और H, ये प्लस बन गया।
कहने का मतलब इस कार्बन पर प्लस चार्ज ये OH आने ही नहीं देता है। अगर इस कार्बन पर प्लस नहीं आएगा तो बताओ न्यूक्लियोफाइल क्यों ऐड होगा इससे? अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होगा तो यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। आ गई ना बात समझ में कि कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन होता है वह लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। कहने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है यह OH अपने लोन पेयर दे देता है और इसको न्यूट्रल कर देता है। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो बताओ न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड होगा? तो आ गई ना बात समझ में। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप की स्ट्रक्चर ही, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर और ये वाली बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, तो इनको लिख लो आप। तो गाइज अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की मेथड्स पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मेथड्स है जिसके द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जाता है। तो गाइज इन रिएक्शंस को ध्यान से समझना। तो फर्स्ट रिएक्शन आती है अपनी फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स, कि आप प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे ना तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो देखो ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है ना, प्राइमरी एल्कोहल। तो इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो एक हाइड्रोजन आप यहां से निकालोगे, एक हाइड्रोजन आप यहां से निकालोगे तो H2 बाहर, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां से निकालोगे और एक हाइड्रोजन यहां से निकालोगे तो आपके पास यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका एल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना। प्राइमरी एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। तो एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकालोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अब आगे यह ऑक्सीडाइज हो करके अब दूसरी बार क्या करो, आप एक ऑक्सीजन जोड़ दो। तो जैसे ही आप एक ऑक्सीजन जोड़ोगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां पर हमने हाइड्रोजन को बाहर किया है तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन होता है, एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से। अब यहां पर मैंने एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो टोटल 2 ऑक्सीजन हो गए, एक हाइड्रोजन हो गया तो 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। अब गाइस ध्यान रखो, जब आपको एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ना, यानी कि इससे डायरेक्ट, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट इस 2 स्टेप को एक स्टेप में डायरेक्ट करवा रहे हो। तो आपको एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो आप ये ले सकते हो। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो एल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपको एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो गाइज ये तो एक स्टेप ही है, यानी कि यहां पर तो आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी काम चला सकते हो, यानी कि यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टोलेन रिएजेंट है, फेलिंग रिएजेंट है, तो इनसे बना सकते हो। तो ये अपनी फर्स्ट मेथड हो गई। अब देखो हम सेकंड मेथड करते हैं, तो इसको लिख लेना आप, सिंपल है ये तो एकदम से। तो गाइज अपनी नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम साइनाइड एंड एमाइड। तो साइनाइड और एमाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। साइनाइड में आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल काम में लेने होंगे और एमाइड में 1 से ही काम चल जाएगा। तो पहले हम साइनाइड से बनाते हैं। तो देखो ये आप जानते हो कि साइनाइड का मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, यानी कि एसिड एज ए कैटलिस्ट और
हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। तो गाइज इसका मतलब आप जानते हो कि H प्लस और OH माइनस जोड़ना होता है। तो आप जानते हो कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो नाइट्रोजन पर बनेगा माइनस चार्ज और कार्बन पर बनेगा प्लस चार्ज। अब आपको पता है कि प्लस के साथ जुड़ेगा OH, ठीक है, और माइनस के साथ जुड़ेगा H, क्योंकि माइनस के साथ H प्लस और प्लस के साथ OH माइनस, तो एक H2O जोड़ दिया मैंने। H2O का मतलब H प्लस और OH माइनस को जोड़ना, तो यहां पर माइनस आएगा तो इससे तो H प्लस जुड़ गया, और यहां पर प्लस आएगा इससे OH माइनस जुड़ गया, ठीक है। और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए ना, तो यहां पर दो बॉन्ड ही बचे। अब एक H2O और ऐड करो तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर शिफ्ट, तो दोबारा इस पर माइनस, यानी कि दोबारा यहां पर H जुड़ जाएगा और यहां पर OH। तो गाइस देखो RCOH और OH, एक OH पहले से था, एक और जुड़ गया, एक बॉन्ड बचा और एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और ऐड हो गया। अब गाइज आप जानते हो अच्छी तरह से कि एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको ऐसे निकालते हैं कि अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो ये आपका H प्लस बाहर हो गया यहां से, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए तो H प्लस बाहर हो गया ना। अब जैसे ही यहां पर एक नया बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के टोटल बॉन्ड काउंट करो 5 हो गए, इसका मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसलिए कार्बन किसी को इलेक्ट्रॉन देख करके बाहर भेज देगा। तो देखो ये H प्लस और ये NH2 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर के गया है ना, तो NH3 आपका बाहर हो जाएगा और बनेगा क्या, देखो RC डबल बॉन्ड O और OH। तो ये साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। अब एमाइड से और कर लेते हैं। तो एमाइड तो सिंपल सा है, ये आपका अमाइड होता है, ठीक है ना, और इसका भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है हमें, एसिड एज ए कैटलिस्ट काम में लेना है। इसका मतलब जुड़ेगा तो H प्लस और OH माइनस, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पर माइनस आएगा, माइनस से H, कार्बन पर प्लस आएगा तो इससे OH, तो सेम टू सेम ये वाली स्टेप हो गई। इससे तो जुड़ गया H और इससे जुड़ गया OH और ये NH2। तो गाइज आप इसको ऐसे करके ये बना सकते हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन की ये सेकंड मेथड हो गई। अब देखो थर्ड मेथड करते हैं, तो ये आप लिख लेना ऐसी की ऐसी, ठीक है ना। अब देखो थर्ड मेथड है फ्रॉम 111, ठीक है ना, ट्राई हेलो डेरिवेटिव। तो ये रिएक्शन आप हेलो एल्केन में पढ़ चुके हो, क्लोरोफॉर्म में पढ़ी थी कि 3 हेलोजन, और 111 का मतलब सिंगल कार्बन पर 3 हेलोजन, यानी कि ये अपना कार्बन है, ठीक है, इससे 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो ये 111 ट्राई हेलो डेरिवेटिव हो गया ना। इसका हमें करना है हाइड्रोलिसिस। तो हेलो एल्केन का हाइड्रोलिसिस करते हम एक्वस KOH की प्रेजेंस में। तो हमारे पास Cl3 है ना, तो 3 ही KOH ले लो, तो 3 K और 3 Cl, आपके 3 KCl बाहर। अब 3 OH बचे, तो तीनों OH को यहां पर लगा दो, क्योंकि देखो तीनों Cl तो निकल गए और 3 K निकल गए, तो तीनों OH कार्बन से लग जाएंगे, तो RCOH, OH और OH। अब गाइज आप जानते हो कि एक कार्बन पर 2 OH ही स्टेबल नहीं होते, ये तो 3 है, तो ये तो सवाल ही नहीं है। तो ये बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसको बाहर कर दो, तो H2O बाहर हो गया और RC डबल बॉन्ड O और ये नीचे वाला OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो गाइज अपनी नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जानते हो RMgX होता है, इसकी रिएक्शन आप CO2 से करवाओ। CO2 का मतलब, वैसे तो देखो इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है, लेकिन हम रिएक्शन के लिए ऐसा लिख रहे हैं। तो गाइज आप जानते हो कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है,
तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर बनेगा प्लस। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ऐसे ब्रेक करते हैं कि एल्किल पर माइनस और Mg पर प्लस, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। आ गई बात समझ में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो हम ऐसे ब्रेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो प्लस पर आपको पता है कि माइनस अटैक कर सकता है, तो ये R तो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये MgX इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O पर माइनस और ये Mg इस पर प्लस। इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब आप जानते हो H प्लस और OH माइनस जोड़ना, तो H प्लस तो यहां पर ऐड हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, OH प्लस OH यहां पर जुड़ जाएगा मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइज इनको लिखिए। तो गाइज अब हम एसिड डेरिवेटिव से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, यानी कि एस्टर है, अमाइड है, एसिड हैलाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, तो इनसे बनाएंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट अपना आता है फ्रॉम एस्टर, तो देखो एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OR, कि इस एल्किल ग्रुप से मैंने इसको अलग दिखाने के लिए ऊपर डैश लगा दिया, और इसका हम करते हैं हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो कार्बन पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस, तो प्लस के साथ तो जुड़ जाएगा OH, क्योंकि H2O का मतलब H और OH जोड़ना, तो इससे जुड़ जाएगा OH और इससे जुड़ जाएगा H, ठीक है ना। तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बनता है, तो ये टेस्ट ये ध्यान रखना। एस्टर से हो गया फ्रॉम एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड होता है RC डबल बॉन्ड O और X, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको पता है कि HX बाहर हो जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O OH प्लस HX बाहर हो गया। ऐसे ही एनहाइड्राइड से फ्रॉम एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड आपका ये RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो इस कार्बन पर प्लस और इस ऑक्सीजन पर माइनस, तो इससे तो जुड़ जाएगा OH और इससे जुड़ जाएगा H, यानी कि आपके पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहां से जुड़ गया OH और यहां से जुड़ गया H, तो लिख लो इनको। तो गाइज नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन, तो मान लो ये आपके पास एल्किल बेंजीन है, ठीक है ना, टोलुइन है ये, और आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यह क्या करेगा, आपको पता है ना कि ऑक्सीडेशन की लास्ट स्टेप जो होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, तो यह क्या करेगा, लास्ट स्टेप में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो यह क्या करता है, जितना पॉसिबल ऑक्सीडेशन होता है ना उतना यह करता है, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यह क्या करेगा, इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आपके पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब गाइज मान लो आपके पास ये आ गया, ध्यान से समझना, आपके पास आ गया ये,
ठीक है, इस बार एथिल ग्रुप लगा हुआ है और आप पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हो, एसिडिक पोटेशियम, यानी कि इसमें H2SO4 और मिला हुआ है। तो गाइज जब आप ऑक्सीडेशन करो तो ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन जो होता है वो रिंग से लगे हुए फर्स्ट कार्बन का ही होता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, ना कि इसका, कि आप इसके अकॉर्डिंग यहां पर COOH लगा दो, नहीं, रिंग से लगे हुए फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो COOH लगेगा, ठीक है ना, ये COOH, और यहां पर ये CH3 अलग हो गया, तो CH3 का मतलब एक कार्बन और एक कार्बन का एसिड बना दो, क्योंकि ऑक्सीडेशन में लास्ट एसिड बनेगा। तो ध्यान रखना, रिंग से कितने भी कार्बन लगे हुए हो, चाहे रिंग से लगे हुए फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि सब में आपके पास बेंजोइक एसिड ही बनेगा। ऐसा देखो बेंजाइलिक हाइड्रोजन के कारण होता है, यानी कि रिंग से लगे हुए फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन के कारण। अब मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ जाए, मान लो सपोज करो आपके पास ये एग्जांपल आ जाए कि रिंग से यह एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो गाइस इसमें ये इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अब आप समझ गए ना कि इस कार्बन का ही ऑक्सीडेशन होता है, इस पर हाइड्रोजन लगा रहेगा और इस कार्बन का COOH बन जाएगा। अब यहां पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं, रिंग से लगे हुए फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन को हम बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस पर हाइड्रोजन नहीं है ना, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ध्यान रखना, रिंग से कितने भी कार्बन लगे हुए हो आपको बेंजोइक एसिड ही बनाना है। कन्वर्जन में ये रिएक्शन बहुत काम आती है। और ऐसे ही आप ना KMnO4 का यूज एल्किनों में भी कर सकते हो। जैसे ये आपके पास एल्कीन है, तो इसका ऑक्सीडेशन भी आप कर सकते हो KMnO4 से। करना क्या है, बस इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको। तो डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन करोगे तो लास्ट स्टेप क्या होती है ऑक्सीडेशन की, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बॉन्ड आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया ना, तो 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, और इधर भी 2 कार्बन है, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो गाइज ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो आप इनको लिख लो। तो गाइज अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट है कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफेटिक का मतलब स्ट्रेट चेन वाले, है ना, कि 9 कार्बन तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, और इनसे ज्यादा वाले वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, यानी कि मोम के समान सॉलिड होते हैं। ठीक है ना, कि 9 कार्बन तक तो लिक्विड कलरलेस, और उसके बाद हायर मेंबर्स है तो वो मोम जैसे वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। सेकंड सोल्यूबिलिटी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के अंदर सोल्यूबल है, क्योंकि यह वाटर के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे ना, तो हाइड्रोकार्बन बढ़ेगा, और हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है, इसलिए वाटर के अंदर नॉन पोलर स्पीशीज कम घुलती है। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे ना, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये कार्बन क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने नहीं देंगे, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेंगे। तो आप ये भी बोल सकते हो कि कार्बन बने ज्यादा बढ़ेंगे ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होगी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कार्बन बढ़ेंगे, इसका मतलब नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, और नॉन पोलर वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल है, क्योंकि वाटर खुद पोलर होता है, और आप जानते हो पोलर के अंदर पोलर ही डिसॉल्व होता है, ना कि नॉन पोलर।
ठीक है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कार्बन एटम, कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक बात ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट में हमें मॉलिक्यूल्स, खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है, जबकि सोल्यूबिलिटी में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है, ध्यान रखना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल से ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो गाइस देखो, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड को तो आप ऐसे लिख लो और एक को उल्टा लिख लो कि इसका OH ऊपर, डबल बॉन्ड और नीचे, और ये, तो ये लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दो। तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि बॉइल करने का मतलब क्या होता है, लिक्विड से वेपर बनाना, यानी कि लिक्विड से गैस बनाना, और गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता नहीं है। तो कहने का मतलब, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हमें मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। अब गाइज हाइड्रोकार्बन में आप जानते हो कि डिस्पर्सन फोर्स होता है, सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हो। ईथर में आपके पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन में भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। लेकिन एल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो फिर एल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कैसे हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एल्कोहल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज्यादा कैसे हुआ? तो अब देखिए, ये आप तो समझ गए होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं। अब देखो इसको हम कैसे समझते हैं। देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप से, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होता है। ठीक है। और एल्कोहल में देखो OH जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप से, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ध्यान से समझना इस बात को। अब कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ना, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन से अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थोड़ी हुई, ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर नहीं अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की भरपाई ये एल्किल ग्रुप कर रहा है। देखो इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास कम होंगे, तो यह हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो यह इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ऑक्सीजन के पास बढ़ गए, तो यह ज्यादा नहीं खींचेगा। यानी कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो है कम, और इस पर पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है हाई। और जहां पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना। कैसे होगी स्ट्रॉन्ग? देखो चलो अब ये एल्कोहल की बाद में बता दूंगा। स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? आप ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाओगे,
ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर माइनस, ठीक है, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पर माइनस, ये कार्बन इससे खींचेगा, ये ऑक्सीजन इससे खींचेगा, यानी इस पर तो माइनस और इस पर प्लस है। अब ये प्लस और माइनस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब गाइज एल्कोहल में देख लो, तो एल्कोहल में ये आपके पास, तो इस ऑक्सीजन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस, प्लस, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहां पर एल्कोहल में इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है तो जो अट्रैक्शन होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब एक अट्रैक्शन ही तो है, तो जो अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। तो गाइज एल्कोहल में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्कोहल से ज्यादा होता है। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो एसिटिक एसिड है उसका नॉर्मल मोलर मास 60 होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली मोलर मास 120 होता है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसका नॉर्मल मोलर मास या फिर थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल का मतलब आप देख करके बता सकते हो कि इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 का कितना हो गया 24, ऑक्सीजन 2 है तो 1 का 16, तो 2 का 32, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, तो यानी कि टोटल 60। तो ये होता है थ्योरेटिकल मोलर मास, क्या आपने देख करके बता दिया। तो कुछ नहीं आता है कि एसिटिक एसिड का नॉर्मल मोलर मास 60 होता है, लेकिन इसे हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं ना तो इसका मोलर मास 120 आता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटली इसका मोलर मास 120 आता है। ऐसा क्यों होता है? तो गाइज ऐसा इसलिए होता है कि एसिटिक एसिड को जब हम बेंजीन में डालते हैं ना तो इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और 2 यूनिट मिलकर के एक हो गई ना तो इसे हम बोलते हैं डाइमर। डाइमर, मर का मतलब यूनिट और डाई का मतलब 2। अब देखो 2 मिलकर के एक हो गई, 1 का 60 है तो यानी कि टोटल 120 हो गया ना। तो जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं तो वो डाइमर बनाता है, इसलिए उसका जो मोलर मास है वो 120 हमें प्राप्त होता है। तो गाइज इनको लिख लो आप। तो गाइज अपनी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करना लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये कभी भी जरूरी नहीं है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो ये कभी भी जरूरी नहीं है ना। क्योंकि देखो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सॉलिड पर, यानी कि सॉलिड आप पढ़ चुके हो, सॉलिड का मतलब क्रिस्टल लेटिस जब टूटेगा ना, सॉलिड में क्रिस्टल होता है तो क्रिस्टल लेटिस जब टूटेगा तब लिक्विड बनेगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है सॉलिड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तोड़ना, ठीक है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट का देखो मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना इसको। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है लिक्विड से गैस बनाओगे और गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता नहीं है, ये बात आप आइडियल गैस में पढ़ चुके हो, ठीक है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब लिक्विड से गैस, यानी कि मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन तोड़ना, मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन तोड़ना, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड का मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तोड़ना। अब गाइस एक एग्जांपल समझिए, हमारे पास 2 सॉलिड है, एक सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो अच्छी तरह से अरेंज है और दूसरे सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अच्छा नहीं है,
तो बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो मेल्टिंग पॉइंट उस सॉलिड का ज्यादा होगा जिसमें पार्टिकल अच्छी तरह से अरेंज है। अब जहां पर अच्छी तरह से अरेंज पार्टिकल होंगे ना, तो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जिस सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, तो उसको मेल्ट करने के लिए, यानी कि उसकी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं होती। तो गाइज ये सब मैंने क्यों बताया है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में हम बात करेंगे ओड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की और इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो देखो हमारे पास ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तो ये है, तो इसमें कार्बन है 5 और एक ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें है 4, यानी कि ये तो A1 नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है। तो गाइस देखो, जहां पर ओड नंबर में कार्बन हो तो उसमें लास्ट वाला मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। देखो ये एक ही डायरेक्शन में है ना, अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में रहेंगे ना, तो इनमें रिपल्सन लगेगा। अगर रिपल्सन लगेगा तो ये सॉलिड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अच्छी तरह फिट नहीं हो पाएंगे। अगर ये अच्छी तरह फिट नहीं हो पाएंगे तो इनको तोड़ना, यानी कि इनके क्रिस्टल को तोड़ना इजी होगा, यानी कि कम टेम्परेचर पर क्रिस्टल ब्रेक हो जाएगा और सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। इसमें देखो यहां पर इवन नंबर में कार्बन है, तो इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि लास्ट वाला मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो इनमें कोई रिपल्सन नहीं लगता है, इसलिए यह क्रिस्टल में अच्छी तरह से पैक हो जाते हैं। अब अच्छी तरह से पैक हो गए तो इनके क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो गाइस ध्यान रखना, इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ओड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब गाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।